हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 का एपिसोड 8 कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने सीजन 3 का एपिसोड 1 से 7 अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले वो देख लो, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर लो। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 8 स्टार्ट होता है और हमें दिखाई देता है कि जिन्हू अपने शैडो स्किल यूज करके कोरिया आ गया था जिन्हू की डैड की हेल्प करने, लेकिन अब उसे वापस जापान भी जाना था क्योंकि वो वहाँ सब कुछ पूरी तरह से क्लियर करके नहीं आया था। बट अब वो अगले 2 घंटे तक वापस नहीं जा सकता था क्योंकि उसका शैडो एक्सचेंज स्किल कूल डाउन में था। तो जिन्हू सोचता है कि अब 2 घंटे के लिए फ्री हूँ तो क्यों ना आसपास के जो भी डंजन गेट्स खुले हैं उनको क्लियर कर दूं। तभी सीन शिफ्ट होता है क्रिस्टोफर रीड के मेंशन में। वहाँ रात का टाइम होता है और क्रिस्टोफर अपने बेड पर सो रहा होता है। तभी उसकी नींद खुलती है और उसे कुछ अजीब सा फील होता है। वो उठ के अपने रूम से बाहर आता है देखने के लिए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। बस चारों तरफ सन्नाटा होता है, मतलब कुछ ज्यादा ही शांत होता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसीलिए क्रिस्टोफर पास के टेबल पर रखे एक वाइन ग्लास को उठा के जमीन पर गिरा देता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो ग्लास टूट जाता है फिर भी आवाज नहीं होती, जैसे किसी ने उस मेंशन के अंदर सारी साउंड को सप्रेस कर दिया हो। क्रिस्टोफर समझ जाता है कि वहाँ उसके अलावा भी और कोई है। वो पूछता है कौन है, सामने आओ। तभी उसे लेडी सेलनर की बात याद आती है जो उसने वार्निंग के तौर पे कही थी। क्रिस को एक पल के लिए लगता है कि कहीं वो सब सच में तो नहीं होने वाला। तभी उसके सामने एक मोनार्च आ जाता है, मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रिस्टोफर के पीछे 2 और मोनार्च आ जाते हैं, जिनमें से एक बीस्ट मोनार्च होता है और दूसरे का नाम मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बता देना। ये सब देख के क्रिस्टोफर काफी शॉक हो जाता है और पूछता है आखिर कौन हो तुम लोग। लेकिन मोनार्च लोग किसी और लैंग्वेज में ही रिप्लाई करते हैं जो क्रिस्टोफर को समझ नहीं आता। वो पूछता है तुम क्या कहना चाह रहे हो। तभी आयरन बॉडी मोनार्च बोलता है चुप रहो, मैं तुमसे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे पीछे जो है उनसे बात कर रहा हूँ। क्रिस्टोफर खुद को इग्नोर होता देख के गुस्सा हो जाता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वो अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। उसकी पूरी बॉडी से फ्लेम निकलने लगती है और उसकी आंखें भी ग्लो करने लगती है। इस फॉर्म में वो खुद एक मॉन्स्टर लग रहा था। आपको बता दूं कि क्रिस्टोफर रीड अभी थॉमस एंड्रे के बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट नेशनल लेवल हंटर था, मतलब वो काफी ज्यादा पावरफुल था। इसीलिए उससे लड़ने एक नहीं 3 मोनार्च आए थे। लेकिन क्रिस्टोफर को पता चल जाता है कि वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अकेले तो इन तीनों को नहीं हरा पाएगा और वो इस फाइट में मर भी सकता है। इसीलिए वो बोलता है मैं कम से कम तुम तीनों में से एक को तो अपने साथ लेके जाऊंगा। और फिर वो आयरन बॉडी मोनार्च पे अटैक कर देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिन्हू पर, जो एक कार में होता है। जिन्हू का फैन फॉलोइंग अब काफी ज्यादा बढ़ गया था। जिन्हू को सिर्फ कार के अंदर देखने के लिए सड़क पे लिटरली लाखों लोगों की भीड़ होती है। जिन्हू एयरपोर्ट जा रहा होता है क्योंकि जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिन्हू को इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस के लिए इन्वाइट किया गया था, जिसके लिए उसे अमेरिका जाना था। प्लेन में उसकी मुलाकात एडम से होती है, वही बंदा जिसने जिन्हू को पावर अपग्रेड करने का ऑफर दिया था अगर वो अमेरिका का सिटीजन बन जाएगा तो। जिन्हू पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमारे बीच डील तो खत्म हो गई थी ना। तो एडम बोलता है हाँ मुझे मालूम है और मैं माफी चाहता हूँ इस तरह बिना किसी अपॉइंटमेंट के मिलने के लिए, लेकिन मुझे एक अर्जेंट मैटर पे डिस्कस करना था। फिर वो अपना लैपटॉप खोलता है और दिखाता है जिसमें क्रिस्टोफर रीड के मेंशन में आग लगी होती है। जिन्हू को समझ नहीं आता और वो पूछता है ये क्या दिखा रहे हो तुम। तो एडम बोलता है आप पूरी वीडियो देख लो पहले। वो बताता है कि इस फायर को स्टार्ट करने वाला और कोई नहीं क्रिस्टोफर रीड खुद था, जो कि एक नेशनल लेवल हंटर भी है। टोटल 1800 फायर फाइटर और 14 टॉप लेवल के मेज टाइप हंटर ने मिलकर बड़ी मुश्किल से इस आग को बुझाया। तो जिन्हू बोलता है अगर इतने बड़े लेवल पे आग लगी है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, वहाँ जरूर कोई फाइट हुई होगी। तो क्या क्रिस्टोफर सेफ है अब। जिसपे एडम बोलता है हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन जब तक हमें उसका बॉडी मिला तब तक वो ऑलरेडी मर चुका था। जिसके बाद एडम अपने जैकेट से एक फोटो निकाल करके दिखाता है और बोलता है फिलहाल हंटर ब्यूरो को इस बंदे पर शक है कि ये सब के पीछे इसका हाथ हो सकता है। वो फोटो और किसी का नहीं जिन्हू के डैड का होता है। जिन्हू जैसे ही फोटो देखता है उसका पारा चढ़ जाता है। वो काफी गुस्से में आ जाता है और वो फ्लाइट के बीच में ही एडम को हवा में उठा लेता है और बोलता है ये क्या मजाक चल रहा है, तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने वाले अब। फिर वो एडम का गला और जोर से कसने लगता है, जिसकी वजह से एडम चोक करने लगता है। वहाँ बाकी के भी एडम के लोग थे, वो उसे बचाने आते हैं, लेकिन एडम उन्हें रुकने के लिए बोलता है और वो जिन्हू को बोलता है ये जो इंसान तुम पिक्चर में देख रहे हो सकता है कि ये वो इंसान ना हो जो तुम समझ रहे हो।
ये बंदा एक डंजन से बाहर आया था और जो मैजिक एनर्जी इसने रिलीज की वो एक मॉन्स्टर के बराबर थी और उसने हमारे एक एस रैंक हंटर पे भी अटैक किया था। तुम्हें याद होगा कुछ महीने पहले न्यूज में भी आया था कि हंटर ब्यूरो के हेडक्वार्टर में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। वो धमाका भी इसी ने किया था। जिन्वू बोलता है, तो तुम कह रहे हो कि मेरे फादर कोई मॉन्स्टर है जो डंजन से निकले हैं? फिर वो एडम को छोड़ देता है। एडम फिर बोलता है, उसने हमारे एस रैंक हंटर को बुरी तरीके से घायल कर दिया और तब से फरार है। हंटर ब्यूरो ने बहुत ढूंढा लेकिन कोई ट्रेस नहीं मिला। जिन्वू बोलता है, तो तुमने मुझे ये फोटो क्यों दिखाई? जिसपे एडम बोलता है, इस साल के इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में से पूरे वर्ल्ड से स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स और गिल्ड्स आने वाले हैं और वहाँ अमेरिका हंटर ब्यूरो सबके सामने इस इंसान के खिलाफ रेड नोटिस जारी करने वाला है। सीधे भाषा में बोले तो ये इन्वेस्टिगेशन अब सीक्रेट नहीं रहेगा, पूरे वर्ल्ड को पता चलने वाला है इस इंसान के बारे में, क्योंकि अमेरिका अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट हंटर क्रिस्टोफर रीड खो दिया है। तो वो लोग अब शांत नहीं बैठने वाले। फिर एडम बोलता है, मैं हंटर ब्यूरो की तरफ से आया हूँ क्योंकि हम लोग आपके साथ कोई रिलेशन खराब करना नहीं चाहते थे, इसीलिए मैं सब कुछ पहले ही बता दिया ताकि अगर आप ये फोटो अचानक से वहाँ देखोगे तो गुस्से में कुछ कर बैठोगे, जिसके बाद पूरे वर्ल्ड के हंटर्स कहीं आपके दुश्मन ना बन जाए। इधर जिन्वू काफी शॉक हो जाता है ये सब सुनने के बाद। इसके बाद हमें कोरिया का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनचुल चेयरमैन को बता रहा होता है कि चाइना के एक हंटर ने जिन्वू के सारे रेड रिपोर्ट भेजने के रिक्वेस्ट किया है। चेयरमैन शॉक हो जाता है, अचानक से चाइना वालों को जिन्वू में क्या इंटरेस्ट आ गया, जिसपे जिनचुल बोलता है, ये रिक्वेस्ट चाइना के 7 स्टार हंटर से आई है। एक्चुअली चाइना में ए, बी या एस रैंक हंटर नहीं होते, वहाँ 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक हंटर होते हैं, जिनमें 5 स्टार हंटर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, मतलब एस रैंक हंटर के बराबर। लेकिन चाइना में सिर्फ एक ही बंदा था जिसे 7 स्टार दिया गया था, क्योंकि वो नेशनल लेवल हंटर था। उसका नाम लुई जिगेन होता है। जो एक जाइंट मॉन्स्टर समुद्र से चाइना चला गया था, उसे लुई नहीं हराया था, इसीलिए वो जिन्वू में इंटरेस्ट ले रहा था। लेकिन चेयरमैन फिर भी मना कर देता है और बोलता है, फिलहाल के लिए सिर्फ बेसिक डिटेल्स भेज दो, ज्यादा नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अमेरिका में, जहां थॉमस एंड्रे अपने ऑफिस में होता है और उसकी मैनेजर बता रही होती है कि हंटर जिन्वू कल सुबह तक अमेरिका आ जाएंगे। तभी वहां गेट से डोंगसू आता है और बोलता है, क्या आपने मुझे बुलाया था सर? थॉमस बोलता है, बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। हंटर जिन्वू को तुम कुछ भी नहीं करोगे। मुझे पता है कि तुम्हारे भाई के साथ जो भी हुआ उसके लिए तुम्हें हंटर जिन्वू पे शक होगा और तुम जानना चाहते हो कि उस दिन आखिर क्या हुआ था, लेकिन तुम्हें हंटर जिन्वू से मिलने की परमिशन नहीं है। जिसपे डोंगसू अंदर ही अंदर गुस्से में आ जाता है और बोलता है, बट सर। इतना बोलते ही थॉमस एंड्रे गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैंने तुम्हें बोलने की परमिशन नहीं दी अभी। जिसके बाद तो डोंगसू की और ज्यादा फट जाती है। फिर थॉमस बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए गिल्ड कॉन्फ्रेंस से दूर एक विला बुक कर दिया है, जब तक जिन्वू अमेरिका में है तुम वहीं ही रहोगे, जिन्वू के आसपास भी नहीं दिखने चाहिए। फिर थॉमस बोलता है, अब तुम जा सकते हो यहाँ से, लेकिन हमें दिखाई देता है कि डोंगसू अंदर ही अंदर काफी गुस्से में होता है। उसके जाने के बाद थॉमस की मैनेजर पूछती है, आपको क्या लगता है वो आपकी बात मान लेगा? जिसपे थॉमस बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं है जिन्वू का, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके चारों तरफ एक स्ट्रिक्ट सर्विलेंस टीम लगा दो और कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। ऐसे भी उसका गुस्सा रहना ज्यादा सही है मरने से। तो इधर नेक्स्ट डे जिन्वू फाइनली यूएसए आ चुका था। उसके साथ जिन्हू और जिनचुल भी आए होते हैं। अमेरिका में उसके बहुत सारे फैंस होते हैं। मीडिया वाले चारों तरफ से जिन्हू को घेर लेते हैं। जिन्हू जिनचुल से पूछता है, आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? जिसपे जिनचुल सैड होके बोलता है, मैं जिन्हू का बॉडीगार्ड हूँ। ये सुन के जिन्हू हंसने लगता है और टांग खींचने लगता है, क्या कहा तुमने, किसका बॉडीगार्ड? तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं उन्हें पिक करने के लिए। उनके साथ एडम भी होता है। जिन्हू और जिनचुल दूसरी कार में भेज दिए जाते हैं और जिन्हू को एडम अपने साथ ले जाता है, ये बोलकर कि उसे कुछ काम है जिन्हू से। इधर एडम का प्लान होता है कि वो कामिस का रूइन स्टोन जिन्हू को ऑफर करेगा और बदले में उसे अमेरिका का सिटीजन बनने के लिए बोलेगा, जैसा कि इन लोगों ने पहले से प्लान किया था। अगर आप लोगों को याद हो तो बता दूं कि कामिस एक एस रैंक गेट का बॉस मॉन्स्टर था जो बहुत साल पहले अमेरिका में खुला था। उसको डिफीट करने के लिए पूरे वर्ल्ड से एस रैंक हंटर आए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 सर्वाइव कर पाए थे, जिनको आज नेशनल लेवल हंटर कहा जाता है। तो कामिस की बॉडी से जो रूइन स्टोन निकला था वो आज तक हंटर ब्यूरो में रखा गया था, क्योंकि उन 5 नेशनल लेवल हंटर में से कोई भी मेज टाइप नहीं था और जिन्वू एक मेज टाइप हंटर भी है, इसीलिए वो लोग जिन्वू को ऑफर करने वाले हैं।
एडम रून स्टोन वगैरह का फोटो दिखा रहा होता है। तभी जिन्वो की नजर कामिस की बॉडी पे पड़ती है, जो अब स्केलेटन बन चुका होता है। वो पूछता है, क्या तुम लोग अभी भी कामिस की बॉडी को स्टोर करके रखे हो? एडम बोलता है, हाँ। जिन्वो तुरंत बोलता है, ये कहाँ पे है, पहले मुझे वहीं ले चलो। एडम कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, मुझे इसकी परमिशन नहीं दी गई है, मुझे अपने सीनियर से पूछना होगा पहले। जिन्वो बोलता है, ठीक है, फिर मैं भी साथ चलूंगा, तुम परमिशन ले लेना, मैं वेट करूंगा। अब ये लोग हंटर ब्यूरो के ऑफिस में आ जाते हैं। वहाँ एडम अपने सीनियर माइकल के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। माइकल भी कंफ्यूज हो जाता है, आखिर जिन्वो को कामिस के बॉडी क्यों देखना है। वो एडम से पूछता है, तुमने उसे रून स्टोन के बारे में तो बताया था ना? एडम बोलता है, हाँ, मैंने वही पहले बताया, पर हंटर जिन्वो का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कामिस की बॉडी देखने में था। माइकल बोलता है, एक मेज टाइप हंटर के लिए रून स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो भी कामिस जैसे मॉन्स्टर का रून स्टोन पाने के लिए दूसरे हंटर्स $1 मिलियन तक देने को तैयार रहते हैं। पर वो इतना इम्पोर्टेंट चीज को छोड़कर उसकी बॉडी में इंटरेस्ट दिखा रहा है। इसका मतलब एक ही चीज हो सकती है, वो कामिस को अपने समन में ऐड करना चाहता है। ये सुन के सबके होश उड़ जाते हैं। कामिस एक काफी स्ट्रॉन्ग ड्रैगन हुआ करता था, इतना पावरफुल समन हम उससे नहीं दे सकते, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। लेकिन एडम बोलता है, सर, अगर हम जिन्वो का रिक्वेस्ट अभी रिजेक्ट करते हैं तो हमारे रिलेशन खराब हो जाएगा, फ्यूचर में हमें और दिक्कत हो सकती है। जिसके बाद माइकल डिसाइड करता है, ठीक है, वो उसे देखने देगा, पर वो भी जिन्वो के साथ जाएगा, क्योंकि वो उसकी पावर अपनी आंखों से देखना चाहता था। फिर माइकल और एडम मिलकर जिन्वो को कामिस के पास ले जाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग गेट खोलते हैं, जिन्वो देखता है कि जो उसने फोटो में देखा था वो सच था। कामिस की बॉडी सच में काफी बड़ा होता है। माइकल कामिस के बारे में डिटेल देना शुरू करता है, लेकिन जिन्वो उन सबको पीछे हटने बोलता है। वो लोग तुरंत पीछे हट जाते हैं। जिन्वो फिर अपना हाथ आगे करता है और कहता है, अराइज, पर पहली बार एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है। अब सिर्फ 2 ट्राई बचे होते हैं। जिन्वो फिर से दूसरी बार अराइज बोलता है और इस बार काम कर जाता है। कामिस के शैडो सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ये देख करके वहाँ सब लोग शॉक रह जाते हैं। जैसे ही जिन्वो कामिस का शैडो एक्सट्रैक्ट करता है, कामिस पूछता है, क्या तुमने मुझे समन किया शैडो मोनार्च? जिन्वो की शैडो आर्मी में कामिस अब बैरू के बाद दूसरा शैडो सोल्जर बन चुका होता है जो बोल सकता है। तभी कामिस की नजर वहाँ खड़े बाकी इंसानों पे पड़ती है। वो बोलने लगता है, ह्यूमंस शुड डाई, मैं तुम सबको मार डालूंगा। और वो जिस शीशे के अंदर बंद होता है उसे तोड़ देता है। वो अपने मुंह से एक फायरबॉल बनाने लगता है अटैक के लिए। ये देख के सब पैनिक में आ जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी जिन्वो उसे रुकने का ऑर्डर देता है। जिन्वो कहता है, तुम्हारे सर के अंदर जो मैजिक क्रिस्टल डाला गया था वो अब हट चुका है, तो तुम्हें अब रूलर्स का ऑर्डर मानने का कोई जरूरत नहीं है। जिन्वो को कामिस से बात करते देख सब कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जिन्वो मॉन्स्टर के लैंग्वेज में बात कर रहा था। ऐसा आज तक कोई नहीं कर सकता था। कामिस फिर शांत हो जाता है और कहता है, तो ऐसा फील होता है शैडो मोनार्च की आर्मी का हिस्सा बनने के बाद। और वो अपना सर झुका के जिन्वो को रिस्पेक्ट देता है। वो बताता है कि मैं इससे पहले मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए सर्व करता था, पर आज से मैं शैडो मोनार्च के अंडर सर्व करूंगा। जिसके बाद कामिस अपना पूंछ हिलाने लगता है जिन्वो के सामने। ये देख करके वहाँ एडम और माइकल लिटरली शॉक हो जाते हैं कि आखिर इतना स्ट्रॉन्ग ड्रैगन ऐसे कैसे कर सकता है। जिन्वो बात कर ही रहा होता है, तभी कामिस अचानक से बोलता है, अब मेरे जाने का टाइम आ गया है। ये सुनकर जिन्वो शॉक हो जाता है और पूछता है, ये क्या कह रहे हो तुम? कामिस बताता है कि हम लोगों को काफी देर हो गई मिलने में। इतना बोल के वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। मतलब कामिस बहुत साल पहले मर चुका था और उसका शैडो एक्सट्रैक्ट करने में जिन्वो ने काफी देर कर दी थी, इसीलिए पहला अटेम्प्ट फेल हुआ था। और दूसरे अटेम्प्ट में एक्सट्रैक्शन तो हो गया, लेकिन वो ज्यादा देर तक उसे अपने शैडो आर्मी में नहीं रख सकता था। जिन्वो चिल्लाने लगता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं था। कामिस बोलता है, काश मैं आपके साथ और भी लंबे समय तक रह पाता। जाने से पहले वो एक और बात बताता है कि इस वर्ल्ड में 4 ह्यूमन हैं जिनको रूलर से पावर मिली है, तो आप प्लीज उन लोगों से सावधान रहना। इतना बोल के वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और फिर मैसेज आता है, शैडो एक्सट्रैक्शन फेल्ड। जिन्वो का मूड काफी ज्यादा खराब हो जाता है। वो एडम को बोलता है, यहाँ जो भी कुछ डैमेज हुआ है उसका रिपेयर का बिल मुझे भेज देना। इतना बोल के वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर वो वापस जिनचुल से मिलता है। जिनचुल पूछता है, तुम कहाँ थे? हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। जिन्वो बोलता है, मुझे एक जरूरी काम था। जिनचुल फिर पूछता है, जिन्वो कहाँ है? वो भी तो तुम्हारे साथ था ना? जिन्वो कहता है, क्या मतलब? जिनचुल बताता है, वो मेरे साथ ही था, लेकिन उसे एक कॉल आई थी हंटर ब्यूरो से कि तुमने उसे वहाँ बुलाया है। जिन्वो बोलता है, मैं अभी जस्ट हंटर ब्यूरो से ही आ रहा हूँ, ये क्या कह रहे हो तुम? जिन्वो तुरंत हंटर ब्यूरो जाता है और एडम से पूछता है। एडम बताता है,
हंटर जिन्हू अभी तो यहाँ नहीं है, लेकिन वो यहाँ आया था। उसे स्कैवेंजर गिल्ड के एक हंटर ले गया। एडम फिर जिन्हू को 2 मिनट रुकने बोलता है और स्कैवेंजर गिल्ड के मैनेजर को कॉल करता है। मैनेजर कहती है, नहीं, हमने किसी को ऑर्डर नहीं दिया है हंटर जिन्हू को लाने के लिए। लेकिन वो समझ जाती है कि ये काम किसने किया होगा और वो एडम को बोलती है, जिन्हू को ये बात पता नहीं चलने देना, मैं कुछ करती हूँ और उसे अपने से दूर मत जाने देना। लेकिन जब तक एडम कॉल पे बिजी होता है, जिन्हू वहाँ से जा चुका था। उसे भी हल्का आइडिया हो चुका था कि ये काम किसने किया होगा। वो सोचता है ये मेरी ही गलती है, क्योंकि जब जिन्हू जापान से कोरिया आया था जिन्हू के डैड को ठीक करने, तब उसने जिन्हू के अंदर जो शैडो सोल्जर था उसे शैडो एक्सचेंज के लिए यूज किया था। लेकिन बाद में वो दूसरा शैडो सोल्जर डालना भूल गया था, इसलिए अब वो शैडो एक्सचेंज का यूज करके डायरेक्टली उसके पास नहीं जा सकता था। इसीलिए वो अपने सारे शैडो आर्मी को समन करके जिन्हू को ढूंढने के लिए लगा देता है। इधर ये सब बात थॉमस एंड्रे को भी पता चल जाती है। वो भी काफी गुस्से में होता है और वो अपने हंटर्स को ऑर्डर देता है कि डोंगसू को ढूंढने के लिए, इससे पहले कि जिन्हू उसे ढूंढ ले। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इसमें डोंगसू वर्सेस जिन्हू का फाइट कवर करते तो एपिसोड ज्यादा लंबा हो जाता, और डोंगसू के फाइट के तुरंत बाद जिन्हू का फाइट थॉमस एंड्रे से होने वाला है, तो वीडियो और लंबा हो जाता। इसीलिए नेक्स्ट एपिसोड में दोनों फाइट डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये एपिसोड ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। अगर नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो इस वीडियो पे 2K लाइक और 300 कमेंट जल्दी से कर दो। इस एपिसोड के बाद अब सिर्फ 2 ही एपिसोड बचे हैं सीजन 3 के। तो अगर आपको कोई और एनिमे देखना है तो कमेंट में जरूर बताना।